Most bank aspirants don't fail because they don't study enough. They fail because they attempt the paper in the wrong order and prepare without any strategy. In this video, I will show you how to crack your bank prelims exam. तो अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम एक्चुअली में डिमांड क्या करता है। सिर्फ दो ही चीज चाहिए हम लोग को प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, पहला स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी। और ये दोनों चीजें साथ में कैसे डेवलप होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। अब अपने को ये वेट नहीं करना है कि यार ये सोर्स का प्रैक्टिस करें, ये सोर्स का प्रैक्टिस करें, या कुछ परफेक्ट बहुत सारी चीजें मिल जाए फिर उसके बाद प्रैक्टिस चालू करें। मैंने अपने इंस्टाग्राम रील पे और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है लिस्ट ऑफ टीचर्स जिसका कंटेंट मैंने फॉलो किया। आप अपना टाइम सेव करने के लिए वो टीचर्स का कंटेंट देख सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक मैं इंस्टाग्राम का डाल देता हूँ, उसमें अगर रील अगर देखनी हो उसमें भी बहुत सारी चीजें वो चेकआउट कर सकते हो आप। अब बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट एन एस्पिरेंट मेक ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। अब बात ऐसी है कि मैंने एक वीडियो इसमें बनाई हुई है कि मतलब आप उसको डिटेल में देख सकते हो, पर मैं शॉर्ट में फिर भी इसमें कवर कर देता हूँ। सबसे बड़ा प्रीलिम्स के लिए सबसे बड़ा मिस्टेक्स क्या होता है, इस वीडियो में मैंने 4 शॉर्ट पॉइंट्स ऐसे मतलब वो किए हैं जिसमें मैं एकदम जल्दी से समझा दूं। सबसे पहला तो यार मैथ्स के लिए अर्थमेटिक को कभी पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। नेवर अटेम्प्ट अर्थमेटिक फर्स्ट। वो आपका टाइम खा जाएगा और स्ट्रेटेजी की ऐसी तैसी कर देगा। मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई हुई है हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक, उसको आप देख लो, यूट्यूब में ही लॉन्ग फॉर्मेट में है। दूसरा ये है कि एक ही पजल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। 30 सेकंड 40 सेकंड में अगर वो समझ में आ रहा है पजल तो ठीक है, उसमें टाइम इन्वेस्ट करो और उसको सॉल्व करो। पर अगर उससे ज्यादा है तो ईगो में नहीं लेना है पजल को, क्योंकि रीजनिंग ऐसा लगता है यार बनना ही चाहिए, बहुत इजी लगता है रीजनिंग सबको, बहुत सबके लिए अच्छा रहता है वो, सबको ऐसा लगता है कि रीजनिंग तो बनना ही चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं बनता तो लोग उसको अपने ईगो में लेते हैं या फिर अपने उसमें ऐसा लेते हैं कि यार ये तो मेरे से बनेगा ही, कैसे नहीं बनेगा करके, और फिर उसमें पूरा टाइम चला जाता है। तीसरी मिस्टेक जो बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं ये कि इररिलेवेंट मॉक नहीं देना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही टफ मॉक दे रहे हैं, उसमें नंबर कम आ रहा है और फिर उसके बाद डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, फिर मन नहीं कर रहा, उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, सेल्फ डाउट होता है। ऐसे मॉक दो, ऐसे प्लेटफॉर्म पे मॉक दो, मेरे से सजेशन ले लेना, मैं डीएम कर दूंगा, ऐसे ओपन नहीं बोलूंगा, प्रमोशन हो जाएगा। तो पर ऐसा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म चूज करो जिसके मॉक थोड़े सटल हो, एग्जाम रिलेवेंट हो, एग्जाम के लेवल के हो, उसमें दो। बाकी आए बाय मॉक मत दो। अब मॉक दे रहे हो अगर उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो वो मॉक का कोई मतलब नहीं है। जितना टाइम आप मॉक में दे रहे हो उससे ज्यादा टाइम आपको देना उसमें एनालिसिस करने में। एनालिसिस कैसे करना है, आपको देखना है आपसे क्या क्वेश्चन नहीं बन पाया, या फिर क्या क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा टाइम लिया, या फिर ऐसे बहुत सारी पॉइंटर्स है। उसके लिए मैं एक वीडियो या फिर एक पीडीएफ टाइप का कुछ बना दूंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मॉक एनालिसिस कैसे करना है। मॉक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, उसको स्टार्टिंग से ही करना चालू करना है। जब आप 10% सिलेबस अपना ख़त्म कर लो तो मॉक देना भी चालू कर दो और उसका एनालिसिस करना भी चालू कर दो। एक और मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो कि इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, और ज़्यादातर ये मतलब ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं जो जिनका इंग्लिश मीडियम नहीं होता या फिर इंग्लिश से उतना थोड़ा मतलब कंफर्टेबल नहीं है। पर आपको डे वन से ही मैथ्स और रीजनिंग को जितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इंग्लिश को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। मेंस में हो या फिर प्रीलिम्स में हो, इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो बहुत ज़्यादा नंबर बूस्ट कर देता है आपका एग्जाम में। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, या सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे प्रिपेयर करना है। मैं एक बार बता देता हूँ, स्पीड में बताता हूँ जल्दी जल्दी। कॉन्ट्स के लिए ये करना है कि स्पीड, मैथ्स, डीआई, अर्थमेटिक, इसी ऑर्डर में पेपर भी अटेम्प्ट करना है, इसी ऑर्डर में डेली आपको पढ़ाई भी करनी है। पहले 10-15 स्पीड मैथ्स बनाओ, रोज प्रैक्टिस करो स्पीड मैथ्स का। उसके बाद जाओ 2-3 डीआई बनाओ। उसके बाद जाके फिर अर्थमेटिक का टॉपिक वाइज पढ़ाई चालू करो, चैप्टर वाइज। आज अपन जैसे परसेंटेज कर लिए, अब 2-3 दिन परसेंटेज को दो, उसके बाद आप जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसे ऐसे करके फिर शिफ्ट करते जाओ। गोल्डन रूल वही है यार, अर्थमेटिक से कभी चालू मत करो। पेपर हो या तैयारी हो या कुछ भी हो, वो टाइम खाता है, अनसर्टेन होता है, बहुत सारी चीजों में फंसा सकता है। फिर अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में ऐसा है यार, पहले तो अपना पूरा एक सिलेबस गो थ्रू करो, सिलेबस पूरा खत्म करो एक बार। उसके बाद एक मॉक निकालो, सेक्शनल मॉक या कोई सा भी मॉक, उसमें देखो रीजनिंग में कि क्या वेटेज रहता है, कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं। आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि पजल और सेटिंग का मैक्सिमम वेटेज रहता है उसमें, और मिसलेनियस का एक छोटा पार्ट रहता है। खासकर पीओ के पेपर में मिसलेनियस का उतना क्वेश्चन नहीं रहता, मेजॉरिटी पजल और सिटिंग से ही आता है। एक बार आप ये देख लोगे उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे को किस चीज में ज्यादा फोकस करना है रीजनिंग में। बिगिनर के लिए मैं बोलूंगा 3 से 4 पजल बनाओ, पजल सिटिंग ऐसे मिक्स करके डेली मिनिमम। ऐसे बिगनर में मतलब इतना तो आप बना ही लोगे, भले रुक रुक के बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, फिर थोड़ा आधा वीडियो लेक्चर देखना पड़ रहा है उसको बनाने के लिए, पर ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में उसको बनाना चालू करो। 3-4 पजल डेली बनाओ, कम से कम 1 महीना इतना करो, ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाओ।
पजल और सेटिंग में आपका कमांड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मिसलेनियस कैसा है, वो बहुत सारा मिसलेनियस का क्वेश्चन है, जैसे ब्लड रिलेशन या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस। कई कई बार ये ट्रिकी आ जाता है और उसमें अपन स्टक रह जाते हैं कि चलो 2-3 नंबर का है, इसको पहले निपटा लेते हैं पजल से, और उसमें कई कई बार स्टक हो जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए आपका मेजॉरिटी जो रहना चाहिए आपका, जिसमें स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, वो पजल और सेटिंग रहना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स तो आप चलो जैसे तैसे फिर भी निकाल लोगे, पर मेंस के लिए पजल और सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पूरा रीजनिंग वही भरा रहता है लगभग। मैंने जैसे अभी एक 1-on-1 सेशन चालू किया है, कई लोग पूछते हैं जैसे आप रीजनिंग के बारे में बता तो रहे हो, पर हम लोग को कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सा टीचर फॉलो करना चाहिए, कहाँ से रिसोर्सेस चाहिए। अब ये सारी चीजें हैं कि यार मैं ऐसे ओपन ऐसे बताऊंगा तो ऐसा हो जाता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज का प्रमोशन कर रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का प्रमोशन कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने 1-on-1 सेशन जो चालू किया उसमें मैं एकदम क्लियर बताता हूँ कि जिसमें मैंने जहाँ से पढ़ा है, मेरे जो टीचर्स थे, या फिर मैंने कहाँ कहाँ से पीडीएफ या फिर जो भी लेक्चर्स दिए वहां से, वो 1-on-1 डी मतलब 1-on-1 आप पर्सनल गाइडेंस वाला सेशन ले सकते हैं। इसमें डीएम करके गाइडेंस मैसेज करना है और उसमें फिर आप अपना स्लॉट ले सकते हो, फिर उसमें मैं सारी चीजें डिटेल में बता सकता हूँ कि यार वो 1-on-1 है, तो फिर उसमें ऐसा नहीं रहता कि यार वो पब्लिकली चाह रहा है, तो फिर ऐसे मैं बता सकता हूँ। अब इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश, मेरी बात मानो, मेरा यकीन मानो, ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। मतलब जिसका इंग्लिश अच्छा है उसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो पेपर क्रैक कर लेगा करके। इंग्लिश के लिए अगर आपका इंग्लिश एकदम ही मतलब वीक है या फिर आपको बहुत तकलीफें होती, एकदम बेसिक से चालू करो उसको। 4-5 पार्ट्स में बांट दो इंग्लिश को। पहला वोकैब, दूसरा ग्रामर, तीसरा रीडिंग, चौथा लेक्चर जो आप डेली लेक्चर लोगे टॉपिक वाइज, वो पांचवा प्रैक्टिस। ये 5 चीज आप इंग्लिश के लिए करो। जैसे आपका 2 घंटे का स्लॉट है, 1.5 घंटे का स्लॉट है इंग्लिश पढ़ने के लिए, आप उस टाइम को 5 में बांट दो। अब आपको लगेगा यार ऐसे में तो 20-20 मिनट ही पढ़ पाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास टाइम मैनेज करना सीखो। जैसे मेरा स्ट्रैटेजी था, ये मेरा स्ट्रैटेजी था, मैं कुछ भी बहुत लंबा लेक्चर है या फिर बहुत एक ही चीज बहुत जो लंबी है मैं उसको नहीं पढ़ पाता था, मैं उसको शॉर्ट में ब्रेक कर देता, मतलब शॉर्ट पार्ट्स में ब्रेक कर देता था। इससे ये होता था, मेरे माइंड को ऐसा लगता था यार छोटा सा ही एक पार्ट है, इसको निपटा लेते हैं, फिर नया कुछ चालू हुआ तो माइंड को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और सारी चीज कवर भी हो जाती है। तो आप ये कर सकते हो, आपका 2 घंटे का अगर इंग्लिश का स्लॉट है उसको 5 हिस्सों में बांट दो। 10 वो कैब करो डेली। उसके बाद ग्रामर पढ़ लो। ग्रामर में ऐसा है कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का अपन आधे घंटे का वीडियो देख लिए डेली, मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आप जैसे जैसे ग्रेजुअली अपना बढ़ाते जाना, जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा। तीसरा, एक लेक्चर देखो टॉपिक वाइज, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, जो भी आपके सिलेबस के टाइम से चल रहा है और जो भी आपका टीचर पढ़ा रहा है वो लेक्चर को देखो। चौथा, रीडिंग। रीडिंग हम कैसे करना है, एडिटोरियल का एनालिसिस देखने मत बैठो, बैठ भी सकते हो, मतलब एक आध दो बार देख लिया हफ्ते में या फिर ऐसा कुछ, पर आप डेली अगर एनालिसिस देखने बैठोगे तो उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। पहला मतलब कर सकते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं एनालिसिस, मैं एक भी एनालिसिस नहीं देखा हूँ अपने मतलब प्रिपरेशन में, मैं एक भी एनालिसिस नहीं देखा था। द हिंदू का एडिटोरियल निकालो, 2-3 पैराग्राफ पढ़ो, मतलब जब तक आपको ऐसा एक रीडिंग सेंस डेवलप हो जाए तब तक, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है। पांचवा, इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। मतलब ऐसा जो भी आप पढ़ रहे हो उसका शाम को एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो आप क्या क्या पढ़े हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक वो आपके हैबिट में ही नहीं आएगा कि आप क्या पढ़े और आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, वो सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। अब जैसे कि ये प्रीलिम्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है, अब इसमें आएगा कि प्रीलिम्स मॉक कैसे अटेम्प्ट करें, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए या पहले क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, कैसे अपना स्कोर आप बूस्ट कर सकते हो, तो उसको आप देख लेना। इस वीडियो में उसका बात नहीं करेंगे, ये एक अलग से वीडियो बनाई है मैंने, उसको आप देख। पर ये मैं बोलूंगा कि जैसे ही आपका 10% पे सिलेबस खत्म हो रहा है, आप चालू कर दो मॉक देना, सेक्शनल मॉक देना, फुल लेंथ मॉक देना। सेक्शनल मॉक कोशिश करो कि हर सब्जेक्ट कैसे शिफ्ट करते, मतलब ऐसे शफल करते करते रोज एक सेक्शनल मॉक दो, कभी रीजनिंग का, कभी मैथ्स का, कभी इंग्लिश का। और कोशिश करो कि 1 से 2 मॉक आप वीक में फुल लेंथ मॉक देना चालू कर दो। मतलब 10% हुआ है आपका सिलेबस तब भी देना चालू कर दो, पर आप मॉक देने का हैबिट डालो अभी से। अब ऐसा है कि मॉक तो दे रहे हो पर उसके साथ साथ उसका एनालिसिस भी करना है। अब उसका एनालिसिस कैसे करना है, आप पहले उसको देखो, एक शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। आप पहले उसको देखो कि आप क्या क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें कितना टाइम लगा, क्या क्या क्वेश्चन आपसे गलत हुए, आपकी क्या मिस्टेक्स थी, ये सारी चीजों को एनालाइज करो। क्या क्या क्वेश्चन आप स्किप किए हो जिसको आप शायद बना सकते थे अगर टाइम का प्रेशर नहीं हो। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक, आप उसको देख सकते हो। मैं मतलब मेरे यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्मेट पे मैंने वीडियो डाली है, उससे आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा बोलता हूँ, जैसे मैं खुद बोलता हूँ कि किसी का भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करना चाहिए, खुद का अपना स्केड्यूल बनाओ। ऐसा दूसरा कोई बोल रहा है कि इतना घंटा पढ़ो उतना घंटा पढ़ो, उसके हिसाब से आप अपना डिसाइड मत करो।
पर फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि आपका क्या टाइम टेबल था या फिर कितना घंटा आप पढ़ते थे। तो मैं अपना भी एक शेयर कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में मैं 1-1 घंटा देता था हर सब्जेक्ट को, 4 घंटे ऐसे हो गए, और 1 घंटा मैं रखता था एनालिसिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए या फिर मॉक अटेम्प्ट करने के लिए, ऐसा कुछ भी शफल कर करके मैं रखता था। ग्रेजुअली इंक्रीज किया है मैंने टाइम। आप फिर 1.5 घंटा रीजनिंग को दे रहे हो, 1.5 घंटा मैथ्स को दे रहे हो, 1.5 घंटा इंग्लिश को दे रहे हो, 1 घंटा जीए को दे रहे हो। जीए को कंपेरेटिवली थोड़ा कम आप दोगे तो चलेगा। बाकी 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस के लिए, मॉक के लिए, एनालिसिस के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आपको रखना ही है। और रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि मेरे क्या रिसोर्सेज है। मैंने एक रील बनाया था, मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था मैंने उसको। इंस्टाग्राम का मतलब लिंक मैं कमेंट में डाल देता हूँ, आप उसको एक बार देख लेना कि मैंने कौन से टीचर्स से पढ़ा है या फिर मैंने कौन सा उनका पीडीएफ या फिर बाकी सारी चीज़ें जो उनसे ली है, मैंने दिखाया है उसमें वो रील में कि मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया। आप उसको देख सकते हो, मैं लिंक अटैच कर दे रहा हूँ उसमें। और वही बात है कि यार आपको 12-14 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि 12-14 घंटा पढ़ रहे हैं हम लोग बैंक एग्जाम के लिए। बैंक एग्जाम का उतना डिमांड नहीं रहता है। आप 12-14 घंटा पढ़ रहे हो पर उसमें से कितना रिटेन कर पा रहे हो आप, मतलब आपका क्या क्या वैल्यू कितना निकल रहा है उसमें से। आप 12 घंटा पढ़ तो रहे हो पर आपका 3 घंटा सिर्फ फोकस था और 3 घंटे की चीजें ही दिमाग में बैठी, तो बाकी का जो 9 घंटा है वो तो वेस्ट ही हो गया ना। उससे बढ़िया 6-7 घंटा पढ़ो, मोर देन सफिशियंट है। ग्रेजुअली उसको बढ़ा सकते हो एज पर योर कैपेसिटी। बस आखिरी में ये है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपसे वर्क करे, और वो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करता हूँ अपने 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस सेशन में। आप उसको देख सकते हो अपना, मतलब ऐसे मैं नंबर लगा दे रहा हूँ उस पर। आप इसमें गाइडेंस मैसेज करोगे तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ऐसा है कि आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो बाकी आप भीड़ से आपको अलग करे। पढ़ सब रहे हैं, दिमाग सबके पास है, पर आपको ऐसा क्या करना होगा कि बाकी सारी भीड़ से मतलब आप अलग स्टैंड करो। बाकी सारे लोग से आप अलग, मतलब थोड़ा अलग प्रिपरेशन कर रहे हो आप, मतलब जिससे आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। मेन मोटिव हमारा वही है। आप उसको देख सकते हो एक बार ये नंबर पे वो करके। ये वाली वीडियो में हम लोग ने प्रीलिम्स के बारे में सर बात किया है। आगे इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मेंस पे बनाऊंगा, और उसके बाद इंटरव्यू में ऐसे लाइन से कवर करने वाला हूँ। मेंस में मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है या फिर कम इंपॉर्टेंस रहता है। ऐसा आगे वाली वीडियो में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।